हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है हाकुताका शिराताका अमाने नो इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर साकुरा को रेलवे स्टेशन के पास वाले कैफे में देख पाते हैं। यहाँ साकुरा अपने जूनियर एम्प्लॉय केन के साथ बैठकर खिड़की के बाहर अपनी नजर गड़ाकर कुछ देख रही थी। केन साकुरा से पूछता है, आखिर आप बाहर क्या देख रही हैं? साकुरा कहती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी साकुरा को कुछ अजीब लगता है और साकुरा इस कैफे से भागकर नीचे की ओर जाने लगती है। साकुरा को भागते देख केन भी साकुरा के पीछे जाता है। साकुरा नीचे पहुंचकर शिरानो नाम के बंदे के पास आकर कहती है, तुम्हारी जेब में क्या है? इस बात को सुन शिरानो यहाँ से भागने लगता है। शिरानो के पीछे साकुरा भी भागती है। साकुरा भागते हुए शिरानो के मूवमेंट को एनालाइज करके हमें बताती है कि शिरानो यंग है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि शिरानो बहुत घबराया हुआ है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से शिरानो काफी दूर नहीं भाग पाएगा और ऐसा होता भी है। कुछ दूर भागते ही शिरानो साकुरा के हाथ में आ जाता है। साकुरा शिरानो को पकड़कर शिरानो का जेब चेक करती है और यहाँ साकुरा को कुछ ड्रग्स के पिल्स मिलते हैं, जिससे केन को समझ आ जाता है कि साकुरा शिरानो का इसलिए पीछा कर रही थी क्योंकि शिरानो रेलवे स्टेशन के बाहर ड्रग्स बेचने आया था। पैरेलल में हम एक आदमी को जोकर जैसा मेकअप करता हुआ देख पाते हैं। दूसरी तरफ साकुरा इन्वेस्टिगेशन रूम में शिरानो से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन से साकुरा ये पता लगा लेती है कि शिरानो कहाँ से ड्रग्स ला रहा था। आगे केन साकुरा से पूछता है, सीनियर आपको कैसे पता चला कि शिरानो एक ड्रग डीलर है? साकुरा कहती है, मैंने शिरानो के मूवमेंट्स और बिहेवियर को एनालाइज किया था, जिससे मुझे समझ आ गया कि शिरानो कुछ इलीगल करने आया है। तभी साकुरा को एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि पास के पार्क में एक आदमी की लाश मिली है। तो अब साकुरा उस लाश को देखने निकल पड़ती है। क्राइम सीन में पहुंचकर साकुरा देख पाती है कि पार्क के पास जिस आदमी की लाश पड़ी थी वो एक जोकर के गेटअप में था और इस लाश की गर्दन पर इलेक्ट्रिक गन के मार्क्स थे। आगे साकुरा और केन जब इस जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी इधर मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। केन इन ऑफिसर्स को देखकर पूछता है, आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? साकुरा बताती है, इस केस में बहुत सी चीजें अनआइडेंटिफाइड है और जिस तरह से पार्क में बॉडी पड़ी हुई है इससे साफ जाहिर है कि इस इंसान का मर्डर किया गया है, इसलिए मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी इस केस को हमारे साथ मिलकर सॉल्व करेगी। तभी मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट से ऑफिसर हारू साकुरा और केन को इस इन्वेस्टिगेशन में मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी कॉपरेट करेगी इस बारे में बताने आते हैं। यहाँ साकुरा हारू को देख थोड़ा सा खोसी जाती है और इस बिहेवियर को केन नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट को देख पाते हैं जहां पर मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट हेड मिस काउरी अपनी टीम के साथ आती है। आगे मीटिंग के दौरान हम पुलिस ऑफिसर्स की अब तक की छानबीन जान पाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि जिस इंसान की लाश पार्क में मिली थी उसका नाम यूकी था। यूकी की उम्र 35 साल की थी और यूकी एक पेस्ट्री शॉप का ओनर था। 2 दिनों पहले यूकी की एम्प्लॉय ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी और इसी मिसिंग रिपोर्ट की हेल्प से यूकी की पहचान की गई। यूकी की बॉडी पे जिस तरह के कपड़े थे उससे ये साफ झलक रहा था कि ये कपड़े यूकी की नहीं बल्कि यूकी को किसी ने पहनाए हैं। वहीं यूकी की लाश की रिपोर्ट पुलिस वालों को पार्क के स्टाफ ने 11 बजे के करीब दी थी। साथ ही में उस पार्क के सामने बने एक कैफे की लेडी ने ये भी बयान दिया था कि यूकी सुबह 9 बजे से पहले ही उस बेंच में लेटा हुआ था और 9 से 11 बजे के बीच बहुत से लोगों ने उस जोकर यानी कि यूकी के साथ फोटो क्लिक की थी क्योंकि आते जाते लोगों को ये नहीं पता था कि यूकी मर चुका है। तभी मीटिंग में फॉरेंसिक ऑफिसर आकर बताता है कि यूकी की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार यूकी को सबसे पहले इलेक्ट्रिक गन से बेहोश किया गया था, जिसके निशान यूकी की गर्दनों में दिखने को मिल सकते हैं। वहीं यूकी की मौत का असली कारण एक जहर है जिसका नाम टीट्रोडोटॉक्सिन है। इस जहर को पफरफिश नाम की मछली से निकाला जाता है और इस जहर को इंटरनेट के थ्रू कोई भी इजीली ऑर्डर कर सकता है। फॉरेंसिक ऑफिसर आगे बताता है कि यूकी की डेथ आज सुबह 11 बजे हुई थी। इसे सुन मिस काउरी कहती है, पार्क में काम करने वाले स्टाफ को डेड बॉडी 11 बजे मिली थी और यूकी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बेंच में ही था। इसका मतलब यूकी 11 बजे तक जिंदा था। यूकी की ऑटोप्सी रिपोर्ट सुनकर सारे ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यूकी 11 बजे कैसे मर सकता है, क्योंकि 11 बजे के आसपास तो पार्क के स्टाफ ने यूकी की मर्डर की
रिपोर्ट पुलिस को की थी, वहीं अगर यूकी 9 से लेकर 11 बजे तक जिंदा था तो इतने सारे लोगों की फोटो क्लिक कराते टाइम वो उठा क्यों नहीं। तभी साकुरा फॉरेंसिक ऑफिसर से पूछती है टेट्रोडोटॉक्सिन का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑफिसर बताता है TTX। TTX सुनते ही साकुरा मीटिंग के दौरान कहती है यूकी की जिन फोटोज को 9 से लेकर 11 बजे के दौरान लिया गया था, उन फोटोज में यूकी के हाथों में कुछ बलून्स थे जो कि बाद में यूकी के हाथों से उड़ गए। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो इन्हीं में से एक बलून में TTX लिखा हुआ है, यानी कि किलर हमें ये बताना चाह रहा है कि उसने यूकी को TTX जहर से मारा है और ये एक मर्डर है। साकुरा की बात सुन काओरी कहती है ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है और ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। मीटिंग के बाद हम केन को ऑफिसर स्टीफन के साथ देख पाते हैं। स्टीफन केन को बताता है कि साकुरा और हारू पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिस कारण दोनों का रिलेशन टूट गया। इस बात को सुन केन बहुत शॉक होता है। ऐसा बताकर स्टीफन आगे कहता है अब तुम्हारे इस केस में पार्टनर ऑफिसर राकू युगी है, वहीं साकुरा के पार्टनर हारू हैं। नेक्स्ट सीन में हम हारू और साकुरा को देखते हैं। साकुरा क्राइम सीन को देख बताती है किलर ने बहुत पहले ही यूकी को TTX पॉइजन दे दिया था। ऐसा बताकर साकुरा और हारू डॉक्टर हरकुलिस के पास जाते हैं। डॉक्टर हरकुलिस बताती हैं कि TTX पॉइजन के विक्टिम्स 4 स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में विक्टिम के सर में पेन होता है, फिर सेकंड स्टेज में विक्टिम बेहोश हो जाते हैं, वहीं थर्ड स्टेज में शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है और चौथे स्टेज में आते आते विक्टिम की मौत हो जाती है। ये जहर पहले और दूसरे स्टेज में तो फास्टली काम करता है, लेकिन सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ स्टेज में पहुंचने में इस जहर को कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस बात को सुन साकुरा कहती है यानी कि जब विक्टिम को पार्क में लाया गया था तब विक्टिम यानी कि यूकी इस जहर के थर्ड स्टेज में था, तो डॉक्टर इसका हाँ में जवाब देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा और हारू को क्राइम लोकेशन के पास वाले लोकेशन में इन्वेस्टिगेशन करता देख पाते हैं। यहाँ साकुरा से केन भी मिलने आता है और बताता है कि मेरा पार्टनर राकू युकी एक नंबर का काम चोर है और कुछ काम नहीं करता। इसे सुन साकुरा कहती है मैं तुम्हारी अभी कोई हेल्प नहीं कर सकती, जाओ अपने पार्टनर्स के साथ बाकी के क्लूज ढूंढो। ऐसा सुन केन यहाँ से चला जाता है। केन के जाते ही हारू साकुरा के पास आता है। इधर साकुरा हारू को बताती है कि केन थोड़ा कच्चा है लेकिन वो जल्द ही सब सीख जाएगा। तभी साकुरा एक आदमी को रनिंग करते हुए देख उस आदमी को अप्रोच करती है। इस आदमी का नाम हैम था। हैम से साकुरा को पता चलता है कि वो रोज 8 से लेकर 9 बजे के करीब रनिंग करने यहाँ आता है और कल सुबह हैम ने 2 आदमियों को जोकर के कॉस्ट्यूम में देखा था, जिसमें कि एक जोकर दूसरे जोकर को ट्रॉली में बिठाकर हैम के सामने से गुजरा था। आगे साकुरा हैम की बात हारू को बताती है। यहाँ साकुरा कहती है किलर ने पार्क में यूकी की लाश इसलिए छोड़ी क्योंकि किलर इस लाश को पब्लिकली दिखाकर अटेंशन पाना चाह रहा था। किलर ने क्लाउन का कॉस्ट्यूम इसलिए चूज किया ताकि लोगों को लगे कि किलर और विक्टिम दोनों जोकर हैं। नेक्स्ट सीन में साकुरा और हारू एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ की मालकिन सैम की बातों से हम जान पाते हैं कि सैम हारू और साकुरा को बहुत पहले से जानती है। सैम को हारू बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर खाना खाते टाइम हारू कहता है TTX पॉइजन जिस फिश से निकाला जाता है उस फिश का नाम पफर फिश है। इस फिश के 4 ही दांत होते हैं जिस कारण ये अपने शिकार को अच्छे से नहीं खा पाती। इस बात को सुनते ही साकुरा को कुछ क्लिक होता है और तभी साकुरा क्राइम सीन की फोटोज को जूम करके कुछ देखती है। फिर नेक्स्ट डे हम पुलिस मीटिंग देख पाते हैं। यहाँ केन बताता है कि कुछ दिनों पहले एक आदमी ने 2 क्लाउन कॉस्ट्यूम की ड्रेस परचेज की थी और उस आदमी का नाम ब्रायन है। ब्रायन एक थिएटर ड्रामा आर्टिस्ट है। ऐसा कहकर केन बैठ जाता है। आगे साकुरा सबको बताती है कि ये एक सीरियल मर्डर केस है और मैंने पास्ट में जो गलती की थी वो मैं इस बार नहीं करूंगी। तभी हम साकुरा के पास्ट का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहां पर साकुरा और पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण एक बच्ची एलिस के किडनैपर ने एलिस को मारकर नदी के पास फेंक दिया था। खैर प्रेजेंट में साकुरा विक्टिम यूकी की वही फोटो दिखाती है जिसमें कि विक्टिम ने बलून्स पकड़ रखे थे। यहाँ साकुरा कहती है कि इन फोटोज में TTX के साथ साथ एक इनिशियल भी मौजूद है और वो इनिशियल है 1। ऐसा बताकर साकुरा आगे कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पफर फिश के 4 दांत होते हैं और मेरे इस अनुमान से किलर हमें ये बताना चाहता है कि किलर के टोटल 4 विक्टिम्स हैं जिसमें से एक को किलर ऑलरेडी मार चुका है। साकुरा की बात सुन काओरी कहती है मुझे पता है कि पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन अभी का केस बहुत अलग है।
यानी कि काओरी आज भी साकुरा के तर्क को नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा, हारू, राकू, युगी और केन को ड्रामा थिएटर में देख पाते हैं। यहाँ पर ये लोग ब्रायन से इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। ब्रायन इन लोगों को बताता है कि मुझे एक कस्टमर का मैसेज आया था जिसमें कि उस कस्टमर ने मुझे 2 जोकर की ड्रेस सड़क के पास वाले मेल बॉक्स में डालने को कहा था। इस काम के बदले मुझे उस अनजान आदमी ने बहुत पैसे ऑफर किए थे, इसलिए मैंने इस काम को कर दिया। केन कहता है, जब तुम उस काम को कर रहे थे तब तुम अपने कस्टमर से क्यों नहीं मिले? ब्रायन कहता है, आजकल इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही सामानों को ऑर्डर करते हैं और उनके ऑर्डर को रैंडम मेल में छोड़ देने को कहते हैं ताकि उन इंट्रोवर्ट लोगों को सोशलाइज करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मुझे ये चीज अजीब नहीं लगी और मैंने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इतना बताकर ब्रायन अपने प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। बाहर आकर राकू युगी केन से कहता है, ब्रायन के पास इसकी अलीबी है कि वो मर्डर के दिन ड्रामा थिएटर में मौजूद था, तो इसलिए ब्रायन पर हमें शक नहीं करना चाहिए। लेकिन केन को ये लग रहा था कि ब्रायन ही किलर है। तभी साकुरा को डिपार्टमेंट से कॉल आता है। कॉल के बाद साकुरा सबको बताती है कि एक और लाश पुलिस के हाथ लगी है। आगे हम कार्ल नाम के आदमी की लाश देख पाते हैं जिसे कि व्हील चेयर में बिठा कर किलर ने छोड़ दिया था। कार्ल को भी सेम युकी की तरह ही इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश किया गया था और कार्ल के व्हील चेयर में TTX2 लिखा था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि साकुरा की थ्योरी सही थी। नेक्स्ट सीन में जब साकुरा पुलिस डिपार्टमेंट में होती है तब वो देखती है कि कार्ल की फोटो बिल्कुल युकी की तरह ही मीडिया में फैल चुकी है। साकुरा कार्ल की वाइफ को कार्ल की बॉडी दिखाने के बाद वापस से साकुरा सैम के रेस्टोरेंट में आती है। इधर आंटी सैम साकुरा को स्ट्रेस में देखकर साकुरा को थोड़ा सा लाइट फील कराती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे साकुरा एलिस के फादर डैनियल से मिलती है। यहाँ साकुरा को पता चलता है कि 2 साल पहले एलिस के मर्डर के बाद ही एलिस की मॉम भी गम में चल बसी। यहाँ हम उस मरी हुई बच्ची एलिस की फोटो देख पाते हैं। इधर साकुरा एलिस के लिए प्रे करती है। साकुरा के फ्लैशबैक से पता चलता है कि 2 साल पहले जब एलिस का किडनैप हुआ था तब साकुरा ने मिस काओरी से ओपन इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन काओरी को लगा कि ये बस एक रैंसम केस है, इसलिए काओरी ने साकुरा के ओपन इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। जिसके 2 दिन बाद ही पुलिस वालों को एलिस की लाश नदी के पास मिली। वहीं जब किलर के घर साकुरा और हारू गए तब इन लोगों को किलर फांसी से लटका हुआ मिला था। साथ ही में किलर ने एक लेटर भी छोड़ रखा था। इस लेटर के हिसाब से किलर को एलिस को मारने का पछतावा था, इसलिए किलर ने आत्महत्या कर ली थी। प्रेजेंट में साकुरा खुद से कहती है, अगर मैं उस दिन थोड़ी और हिम्मत दिखा देती तो शायद ओपन इन्वेस्टिगेशन वाली मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती और एलिस मारी नहीं जाती। आगे हम पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग देख पाते हैं। इधर हमें स्क्रीन पर उस समय का CCTV फुटेज दिखाया जाता है जब ब्रायन क्लाउन की ड्रेस को मेल बॉक्स में डिलीवर करके चला गया था। ब्रायन के जाने के बाद उस मेल बॉक्स के पास एक अनजान आदमी उन ड्रेस को लेकर चला जाता है। इस अनजान आदमी का चेहरा पुलिस नहीं देख पाती क्योंकि इस आदमी ने चेहरा ढक रखा था, लेकिन इस आदमी के हाथ में जलने के निशान थे जो कि बहुत ही हद तक दिखाई दे रहे थे। मिस काओरी सबको बताती है कि सेकंड विक्टिम यानी कि मिस्टर कार्ल की मौत TTX ही हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किलर सेम हो। हमारा नया किलर एक कॉपी कैट किलर भी हो सकता है क्योंकि युकी के मर्डर की खबर बहुत जल्दी मीडिया में फैल गई थी और इसी का फायदा कोई दूसरा किलर भी उठा सकता है। साथ ही में हमें TTX के अलावा कोई भी सिमिलरिटीज दोनों विक्टिम्स में देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा को डॉक्टर हरकुलिस के पास देख पाते हैं। यहाँ पर साकुरा डॉक्टर हरकुलिस को एक वाइन देते हुए कहती है, मुझे TTX पॉइजन के बारे में सब जानना है। तो यहाँ हरकुलिस इसके लिए एग्री करती हैं। फिर शाम के टाइम साकुरा हारू को लैब के अंदर लेकर आती है। साकुरा हारू को बताती है कि TTX को इजीली पफर फिश से निकाला जा सकता है और इस फिश के जहर को ही निकालकर इसे खाया जा सकता है, लेकिन सारे ही पफर फिश इतने जहरीले नहीं होते, पर कुछ पफर फिश बहुत पॉइजनस होती हैं और इस जहर का 2 से 3 मिलीग्राम भी बहुत से लोगों की मौत का कारण बन सकता है। इसका मतलब किलर कोई ऐसा है जो पफर फिश के बारे में बहुत बारीकी से जानता है। नेक्स्ट डे हम साकुरा और हारू को कार्ल की वाइफ लीसा के साथ देख पाते हैं। यहाँ लीसा इन दोनों को बताती है कि मेरे पति बहुत ही हट्टे कट्टे थे और रोज जॉगिंग जाया करते थे, लेकिन कल सुबह जब मेरे पति जॉगिंग के लिए गए तब वो अचानक से बेहोश हो गए, पर उस टाइम वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया। फिर कुछ समय बाद ही कार्ल को होश आ गया, जिस कारण उन्हें डिस्चार्ज भी मिल गया और जब मैं शाम को घर लौटी तब मुझे कार्ल की मौत की खबर मिली। तो ये सुन साकुरा को सोचने लग जाती है।
आगे साकुरा केन को कॉल करती है, जिसके बाद ये दोनों ही नेक्स्ट डे उस जॉगिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पर कार्ल रोज जॉगिंग किया करता था। यहाँ साकुरा कहती है कि जरूर किलर कार्ल पर बहुत टाइम से नजर रख रहा था और जब कार्ल जॉगिंग करने में बिजी था तब किलर ने कार्ल के पानी में TTX मिला दिया, जिसे पीते ही कार्ल को कुछ देर बाद चक्कर आने लगे और कार्ल बेहोश हो गया। केन कहता है कार्ल जब हॉस्पिटल में पहुंचा तब वो TTX पॉइजन के फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होगा, इसलिए कार्ल को होश आ गया था और कार्ल वापस घर की तरफ निकल गया। पर किलर का तो मेन मोटिव विक्टिम को मारना ही था, लेकिन किलर ने कोई मामूली जहर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने इस्तेमाल किया पफर फिश को ताकि वो अपने विक्टिम को तड़पने के लिए छोड़ दे। लेकिन ऐसा क्यों? केन की इस बात को सुन वापस से साकुरा को कुछ समझ आ जाता है और अब साकुरा मिस काओरी के पास आकर उन्हें बताती है कि किलर इन लोगों को TTX इसलिए दे रहा है क्योंकि किलर अपने विक्टिम्स को अनदेखा महसूस करवाना चाहता है। किलर इन विक्टिम्स को दिखाना चाहता था कि कैसा फील होता है जब आप मर रहे हो और आपके आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। इसलिए किलर ने पफर फिश का इस्तेमाल किया क्योंकि थर्ड स्टेज में विक्टिम की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और फोर्थ स्टेज में विक्टिम मारे जाते हैं। पर इन दोनों स्टेज के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतराल होता है जिसमें कि विक्टिम पैरालाइज्ड होकर लोगों को देखता रहता। इधर साकुरा के ऐसा कहते ही एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि हमें एक लेडी मैरी की बॉडी मिली है और मैरी के पास से चिपके हुए पोस्टर में TTX3 लिखा हुआ है, यानी कि मैरी किलर का थर्ड विक्टिम थी और अब सिर्फ किलर का एक ही विक्टिम बचा है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में बताया जाता है कि मैरी को भी सेम TTX जहर से मारा गया था और तीनों ही विक्टिम में अभी तक कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आए हैं। मिस काओरी सारी जानकारी सुन साकुरा से कहती है तुम सही थी, ये एक सीरियल मर्डर केस है, यानी कि अभी भी एक विक्टिम बाकी है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। लेकिन इस बार साकुरा बहुत डल दिखाई देती है क्योंकि साकुरा मन ही मन इन सारे लोगों की मौत का रीजन खुद को समझ रही थी। साकुरा कहती है मेरे पास अभी कोई क्लू नहीं है। मीटिंग के बाद हम देख पाते हैं कि साकुरा के माइंड में बस इस केस से रिलेटेड ही बातें चल रही थी और तभी साकुरा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा को हारू के घर देख पाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि साकुरा को हारू अपने घर ले आया था। यहाँ हारू कहता है मुझे पता है कि तुम इस केस और एलिस के केस के जिम्मेदार खुद को मान रही हो और मुझे लगता है कि कई हद तक मैं भी गुनहगार हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस टाइम तुम्हें सपोर्ट किया होता तो आज शायद एलिस जिंदा होती और तुम खुद को गुनहगार नहीं मान रही होती। नेक्स्ट डे वापस से पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी का एक्स बॉयफ्रेंड माइकल एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उसी रेस्टोरेंट में पफर फिश बेची जाती है। इसका मतलब माइकल इस केस का प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। साथ ही में माइकल 1 महीने के लिए छुट्टी पर गया हुआ है और माइकल जहाँ पे रहता है उसके साइड वाला अपार्टमेंट एलिस के किलर का हुआ करता था। प्लस माइकल के हाथों में वैसे ही जलने के निशान हैं जैसे हमने CCTV में देखे थे। तो अब साकुरा और हारू माइकल के घर में इन्वेस्टिगेशन करने जाती हैं, लेकिन घर में इन्वेस्टिगेशन से इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में साकुरा मैप में माइकल के घर की लोकेशन देख रही थी और इस लोकेशन के नीचे बहुत से लोगों के कमेंट्स थे। इन्हीं में से कुछ कमेंट्स एलिस के मर्डर से भी रिलेटेड थे। ये उन लोगों के किए हुए कमेंट्स थे जिन्होंने एलिस को उसके किडनैपर ग्रिफिन के साथ देखा था। इन कमेंट्स को देख साकुरा नोटिस करती है कि इन्हीं कमेंट्स के बीच यूकी, कार्ल और मैरी के भी कमेंट्स थे जिन्होंने 2 साल पहले एलिस को ग्रिफिन के साथ नोटिस किया था, लेकिन उस टाइम उन लोगों ने कुछ नहीं किया और इस बात का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया था। दूसरी तरफ हम केन और राकू यूकी को माइकल के रेस्टोरेंट में देख पाते हैं जहां पर कोइंसिडेंटली माइकल आया हुआ था और यहां माइकल केन के हाथों पकड़ा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान माइकल बताता है कि मैंने ये सब अनजाने में किसी के कहने पर किया था। राकू यूकी पूछता है तुमने क्या किया और किसके कहने पर किया। पैलर में हम साकुरा को एलिस के घर में देख पाते हैं, लेकिन यहाँ साकुरा को एलिस के फादर डैनियल नहीं मिलते। तभी साकुरा को याद आता है कि एलिस अपना ज्यादातर समय अपनी नर्सिंग होम में बिताती थी, इसलिए साकुरा नर्सिंग होम की तरफ निकल पड़ती है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर माइकल का कहना था कि माइकल 1 साल पहले किलर से मिला था और उस टाइम माइकल ब्रेकअप और पढ़ाई की स्ट्रेस में था। तब किलर ने माइकल को बताया था कि किलर एक टीचर है और इसी रीजन से किलर और माइकल की दोस्ती हो गई, क्योंकि किलर ने माइकल की पढ़ाई में और ब्रेकअप से मूव ऑन करने में बहुत हेल्प की थी और इसीलिए माइकल
माइकल ने किलर के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे पफर फिश किलर को दे दिए। किलर ने उन पफर फिश को ये कहकर मांगा था कि किलर उन्हें खुद बनाकर खाना चाहता है। साथ ही में किलर के कहने पर माइकल ने उन जोकर्स की कॉस्ट्यूम को भी किलर को लाकर दिया था। लेकिन जब माइकल को पता चला कि TTX यानी कि पफर फिश के जहर से मौतें हो रही हैं, तो माइकल डर के मारे छिप गया। पैरेलल में हम साकुरा को एलिस के नर्सिंग होम में देख पाते हैं। यहाँ पर साकुरा को एलिस की एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें एलिस ने लिखा था कि वो बड़ी होकर एक इंस्पेक्टर बनना चाहती है। साकुरा इतना पढ़ ही रही होती है कि तभी किलर साकुरा को इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है। आगे जब साकुरा को होश आता है तब वो देखती है कि किलर और कोई नहीं बल्कि एलिस के फादर डैनियल ही थे और डैनियल ये सब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे थे। डैनियल ने उन्हीं लोगों को मारा था जिन लोगों ने एलिस को नोटिस करके भी एलिस को इग्नोर किया और उसका मजाक उड़ाया। और डैनियल ने पफर फिश का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो अपने विक्टिम्स को दिखा सके कि कैसा महसूस होता है जब आप असहाय हो और आप लोगों से हेल्प की गुहार लगा रहे हो लेकिन कोई भी आपकी मदद करने को खड़ा नहीं हो रहा। और यही रीजन था कि किलर थर्ड स्टेज में जाते ही अपने विक्टिम्स को रास्ते के किनारे छोड़ देता था ताकि वह सारे विक्टिम्स बस तड़प तड़प कर मर जाए और मदद भी ना मांग सके। डैनियल के इतना बोलते ही यहाँ पर एकदम से हारू आ जाता है। डैनियल हारू से कहता है, मेरी लास्ट विक्टिम साकुरा है जिसे मैंने ऑलरेडी जहर दे दिया है और साकुरा के मरते ही मेरा बदला पूरा हो जाएगा। डैनियल के इतना कहते ही यहाँ पर मिस काओरी भी ऑफिसर्स के साथ आ जाती है और बताती है कि साकुरा एलिस की मर्डर की जिम्मेदार नहीं है बल्कि एलिस की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैंने ही ओपन इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया था, इसलिए तुम मुझे मारो ना कि साकुरा को। काओरी की इस बात को सुन डैनियल हंसते हुए साकुरा की तरफ गन तान लेता है और चलाने ही वाला होता है लेकिन तभी कैन डैनियल पर गोली चला देता है और यहाँ डैनियल मारा जाता है। डैनियल के मरते टाइम साकुरा अपनी एनालिसिस से बताती है कि डैनियल की गन नकली थी क्योंकि डैनियल की चौथी विक्टिम मैं नहीं बल्कि खुद डैनियल ही था। हम इधर डैनियल के जोकर मास्क में TTX4 लिखा देख पाते हैं। डैनियल ने ये इसलिए किया था क्योंकि डैनियल ऑलरेडी अपना बदला पूरा कर चुका था लेकिन इस बदले को पूरा करते हुए डैनियल भी एक बुरा आदमी बन गया था, इसलिए डैनियल ने ऐसा जाल बिछाया जिससे कि वो पुलिस के हाथों खुद मारा जाए। वहीं रही बात साकुरा की, तो साकुरा को डैनियल ने बस बेहोशी की दवा दी थी ना कि TTX। आगे हम साकुरा को हारू के साथ देख पाते हैं। यहाँ साकुरा कहती है, आखिर तुम पुलिस को लेकर मुझ तक कैसे पहुँचे थे? तो इधर हारू रिवील करता है। हारू बताता है कि मैंने भी डैनियल का अनजाने में साथ दिया था। असल में एक दिन डैनियल मरने जा रहा था तब मैंने डैनियल को मरने से बचाया और उस टाइम मेरी गलती ये थी कि एलिस को किडनैपर के साथ 3 लोगों ने देखा था लेकिन एलिस की उस टाइम पर उन 3 लोगों ने मदद नहीं की। ऐसा बताकर हारू कहता है, फिर हाल फिलहाल हुए केसेस में मैं समझ गया कि किलर और कोई नहीं बल्कि डैनियल है और जब मुझे पता चला कि डैनियल का चौथा विक्टिम तुम हो इसलिए मैं पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंच गया। हारू आगे कहता है, डैनियल की मैंने भी मदद की थी और इसलिए मैं अब अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बताने जा रहा हूँ। इतना कहकर हारू यहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद मिस काओरी साकुरा को मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन होने का ऑफर देती है लेकिन साकुरा इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिसके कुछ दिनों बाद हम साकुरा को रेलवे स्टेशन के कैफे में कैन के साथ देख पाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।